हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमा अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा जीव चंद्रमा को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी, आ और वह दोनों, टारगीग्रेड्स और एम्फीऑक्सेस। टारगीग्रेड्स या वाटर बियर्स ऐसे जीव होते हैं ये जो चंद्रमा के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अप्रैल 2019 में इजरायली मून मिशन बेयर सीट के चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो जाने के बाद ये वाटर बियर्स चंद्रमा की सतह पर फैल गए होंगे और वहाँ वायु प्रदूषण का कारण बना होगा। इजराइल अपने मून मिशन में हजारों वाटर बियर्स मून पर ले गया था। वाटर बियर्स एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। ये बिना भोजन पानी के 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि इनके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना ऑक्सीजन के ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थाल मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पाकिस्तान में। थार मरुस्थल पंजाब का जो पाकिस्तान में स्थित है, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पे स्थित है। यह सिंधु और झेलम नदी के बीच दोआब का निर्माण करती है। थाल को सिंधु नदी का मरुस्थल भी कहा जाता है, थाल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। यह सर्वेक्षण प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के बीच किया गया। राज्यों में मिजोरम व संघ शासित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है या फिर उत्तर प्रदेश का स्थान 11वां है। तो इसमें 1 और 2 सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 2 और 3। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये करेक्ट है। और भारत को 35 वर्ष बाद इस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली, ये भी करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि द्वारा लीग ऑफ नेशंस की एक संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। 1919 में हुई थी इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था बना था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत को 35 वर्ष बाद इस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। भारत 1922 से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक निकाय का अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव सप्ताह 2020 की मुख्य थीम है। तो वन्य जीव के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। और भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। और यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। 1957 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम थी मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस देश की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी है? भारत सरकार ने किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, म्यांमार को। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के बाद किलो क्लास की पनडुब्बी सिंधुवीर को इस वर्ष के अंत तक भारत म्यांमार को सौंप देगा। यह पनडुब्बी म्यांमार को लीज पर दी जाएगी। 80 के दशक में भारत ने इसे रूस से खरीदा था। म्यांमार ने सिंधुवीर का नाम रखा है UMNA थाइन थाथू। अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल जीतने वाले देश की पहली महिला मिंटी अग्रवाल हैं।
युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी? 26 जून 1980 को हुई थी। यह मेडल युद्ध संघर्ष और विषम परिस्थिति में असाधारण जैसे कि बहादुरी के लिए दिया जाता है। यह युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे विशिष्ट युद्ध में सेवा मेडल है जो वीरता पुरस्कारों को श्रेणी में नहीं आता, जो वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कारसा पढ़। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। निष्क, शतमान, कृषण और पाद तथा हृदयपिंड ये सब माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। कारसापड़ मौर्योत्तर काल में चांदी, कांसा, रांगा, सीसा ये सभी धातुओं के लिए उपयोग होने वाला शब्द था। 32 रत्ती के वजन का चांदी का सिक्का क्या कहा जाता था? पड़ कहा जाता था। 32 रत्ती वजन की चांदी के सिक्के को पड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पंचायतन प्रकार का। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिला जो कि ललितपुर में है, देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे भगवान विष्णु को समर्पित गुप्त कालीन दशावतार मंदिर स्थित है। यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर अन्य छोटे मंदिर निर्मित होते हैं। पंचायतन शैली के बने अन्य मंदिर हैं कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का लिंगराज मंदिर और उड़ीसा जो कि उड़ीसा खजुराहो, दिलवाड़ा, सोमनाथ ये सब हैं। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ थीं। उत्तर भारत में नगर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली जो कि नागर तथा द्रविड़ के बीच से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। कुर्रम चेर कालीन ग्राम संघ थे। तीसरा है मुगल शहजादी जहां आरा का उपनाम मक्खी था। कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 3। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और इसमें मुगल शहजादी जहां आरा का उपनाम मक्खी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पुरंदर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के दौरान हुआ था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध का आरंभ किया था। युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, परंतु मतलब वारेन हेस्टिंग ने कहा था उसमें कि हम पूर्व में सूरत की संधि कर चुके हैं, इसलिए पुरंदर की संधि हमारे लिए कागज़ का टुकड़ा मात्र है। इसके पहले 11 जून 1665 को भी शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पुरंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। CAA और NRC नागरिकता बिल पर संसद में बहस के समय नेहरू लियाकत समझौता चर्चा में आया था। भारत पाकिस्तान के बीच 6 दिन तक चली थी बातचीत। 6 दिन की बातचीत के बाद 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली पैक्ट हुआ, जिसे नेहरू लियाकत समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित था और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच युद्ध टालना भी था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत में रैंकिंग 10वीं है और पहला 3 स्थान रिक्त है, मतलब खाली है। चौथे स्थान पर रहकर स्वीडन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जो 3 स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो खाली है और जो चौथा है उस पर स्वीडन है, तो उसको जो है पहला स्थान माना जाएगा।
इस सूची में यूएसए के 61वें स्थान है और 61वें स्थान पर यूएसए है जो कि अंतिम स्थान है। चीन जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है इस रिपोर्ट में 33वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2030 का मेज़बान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दोहा। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में एशियन गेम फेडरेशन के तत्वाधीन में संपन्न हुआ था। इसे एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम के एशियाई खेल की एक मतलब वो है सारणी है, जैसे कि 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझाऊ चीन में हुआ था। 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में हुआ था, 2026 वाला। और तीसरा 21वें एशियन गेम्स 2030 दोहा कतर में हो रहा है। और जो 22वां है एशियाई खेल 2034 में होगा, रियाद सऊदी अरब में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, शशि शेखर वेम्पति। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। 57 देश और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य थे। इस संघ का मुख्यालय कुआलालंपुर, जो कि कहाँ पे है, मलेशिया में है, वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स किस राज्य सरकार की ई गवर्नेंस योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का अनावरण किया है। इसका जो है फुल फॉर्म है फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है फ्रूट्स का। अगला क्वेश्चन है, WHO फाउंडेशन ने किसे अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? WHO फाउंडेशन ने अपना पहला मुख्य कार्यकारी अनिल सोनी को बनाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका पैतृक संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है। और भारत 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना था। और WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सा 1 और 2 दोनों। तो हिमालय के अतिरिक्त 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर अन्यत्र नहीं हैं और टेथिस या तिब्बती हिमालय अत्यधिक जीवाश्म शैलों से निर्मित है। तो इसमें ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 63वां स्थान प्राप्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। परम सिद्ध ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त किया है। दुनिया में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का खिताब जापान के कंप्यूटर हैं, उसका नाम है फुगाकू को मिला है। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का काम नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किया जाना तय हुआ है, जिसके तहत कुल 70 सुपर कंप्यूटर बनाने हैं। NSM के काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे उनकी कई सारी संस्थाएं हैं। एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसकी नोडल एजेंसियां हैं CDAC जो कि पुणे में है और IISc जो कि बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होने वाला मानव है। तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठंडे इसमें है, 2 पैरों पर सीधा खड़े होने वाला पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। यह अंतिम होमिनिड था। इसे प्रोटो मानव और जो है आदि मानव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा अधिक मछलियाँ रहती हैं। यह राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल एक सही है। ठंडे जल में गर्म की अपेक्षा अधिक मछलियाँ रहती हैं। इसका कारण है कि गर्म जल में ऑक्सीजन की कमी कई ऐसे शैवालों का पनपना जो कि विषैले होते हैं। साथ ही कई ऐसे बैक्टीरिया और वायरस गर्म पानी में पैदा होते हैं जो मछलियों के लिए घातक होते हैं। यही कारण है कि मछलियाँ गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी का चयन करती हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो ब्राज़ील, इसमें सुमेलित करना है। तो ब्राज़ील का क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। और थाईलैंड का हो जाएगा तमराई। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 का बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। इसमें जो है वनों को जलाकर या काटकर की जाने वाली कृषि जो होती है, कृषि झूम कृषि या स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। यह कृषि का आदिम प्रकार है जिसमें एक स्थान की उर्वरता कम हो जाने के लिए कृषक समुदाय दूसरे स्थान पर चला जाता है। जिसमें कुछ कृषि वाले जो देश हैं वो हैं ब्राज़ील का रोका, जावा का इंडोनेशिया होगा, जावा इंडोनेशिया, हुमा व लादांत थाईलैंड, तमराई म्यांमार तोंग, युगांडा कोनको, श्रीलंका चेना, वेनेजुएला तेतेमनी, फिलीपींस काईगुन, मैक्सिको मिल्या, युकाटन ग्वाटेमाला और मिल्पा मेगाडास्कर तावी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क क्षेत्र और देश। तो इसमें लौह अयस्क क्षेत्र और देश हैं, जिसमें कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें होगा लौह अयस्क और देश, मेसाबी रेंज यूएसए, ये नहीं है। इताबिरा पहाड़ी व लारसेना क्षेत्र ब्राज़ील में नहीं है। पिलवारा क्षेत्र न्यूजीलैंड, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा जनजाति पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तमिलनाडु में। कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। राजस्थान की जनजातियां हैं मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, ये सब जो है राजस्थान की जनजातियां हैं। और सिक्किम की है लेप्चा। और तमिलनाडु की जनजातियां हैं बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, बुरुम्बा। और गुजरात की जो जनजातियां हैं वो हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ये सब जो है गुजरात की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी जनजाति जम्मू कश्मीर की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पाइतू पाइते, ये जम्मू कश्मीर की जनजाति नहीं है। बाल्टी बोट, बोटोमोन, गद्दी, सिप्पी, चांग्या, ये सब जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। पाइतू पाइते त्रिपुरा की जनजाति है। पाइतू पाइते ये त्रिपुरा की है जनजाति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1952 को किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जून 2015 को किया गया था। कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, दोनों सही है। इसमें दोनों सही है। इसमें जो है योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा यूएसआर तत्कालीन सोवियत संघ जो है मॉडल को आधार मानकर 15 मार्च 1950 को किया गया था।
अभी वर्तमान में नीति आयोग ने इसका स्थान 1 जनवरी 2015 से ले लिया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं तथा इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग योजना का आशय क्या है? तो रोलिंग योजना का आशय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बदली परिस्थितियों में प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित करने की क्षमता। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा बनाई गई थी। ये रोलिंग प्लान जो है गुन्नार मिर्डल थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। इसमें बदली परिस्थितियों में प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित करने की क्षमता होती है। भारत में मोरारजी देसाई की सरकार जब थी, इनकी सरकार थी 1978 से 80 तक। इनके दौरान रोलिंग प्लान आधारित छठी योजना के रूप में रेखा तैयार की गई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जैसे कांग्रेस सरकार उसके बाद जैसे सत्ता में आई तो इसको खारिज कर दिया और फिर से छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चक्रीय योजना की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डी.टी. लकड़ावाला ने। भारत में चक्रीय योजना की अवधारणा का प्रयोग डी.टी. लकड़ावाला ने किया था। रोलिंग प्लान को ही हिंदी में चक्रीय योजना कहते हैं। रोलिंग जो अभी 27 में क्वेश्चन पढ़े हम लोग, उसी को जो है चक्रीय योजना कहते हैं, रोलिंग प्लान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, इसमें विकास एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है, ये नहीं सही है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा सप्तवर्षीय योजना पर आधारित होगी, ये सही है। और सप्तवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 2017-18 से हो चुकी है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 23 अगस्त 2017 को। नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 23 अगस्त 2017 को की गई थी। अटल नवाचार मिशन के एक भाग के रूप में देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल रिकरिंग लैबों में छात्रों के मार्गदर्शन के काम में मतलब पहली भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल कर राष्ट्र निर्माण करना इस कैंपेन का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा से दूर होगा, आय की विषमता उतनी है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, कैसे होगा? तो विषमता उतनी ही बढ़ेगी, कम होगी, घटेगी, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर अधिक होगी। लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा से दूर होगा, आय की विषमता उतनी ही अधिक होगी। और निरपेक्ष समता रेखा के जितना पास होगा, आय की असमानता उतनी कम होगी। लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में इसको विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर के.टी. शाह। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के संबंध में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्य परिषद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, इसके लिए निर्धारित अनुच्छेद 67 का है। कौन सा इसमें से सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर एक सही है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आ। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत संकल्प का होना जरूरी है, और ऐसे संकल्प पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संकल्प को सूचना राज्यसभा को 14 दिन पहले दे दी जाती है। अनुच्छेद 67 क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित करने, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भी अपना पद त्याग सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बजट।
स इसका करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से बजट करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही लोकप्रिय भाषा में बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान में अलग से कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय जो वितरण से संबंधित अनुच्छेद हैं वो है 112, जिसके 3 अलग अलग भागों में सरकार की आमदनी और खर्चा का ब्यौरा होता है। ये 3 भाग हैं: भारत की संचित निधि, भारत की आपात निधि, लोक लेखा निधि। इसमें बजट को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे रेल बजट, एक आम बजट। लेकिन अब रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो भी बना रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।